नमस्कार। पिछली बार हमने सीधी रेखाओं को नापने और चेन सर्वे की दुनिया में कदम रखा था। आज का ये सत्र भी मुझे लगता है उतना ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ खास औजारों और उन तरीकों की जिनसे सर्वेक्षक जमीन की ढलान मापते हैं और सर्वे लाइन पर बिंदु तय करते हैं, खासकर तब जब रास्ते में आप समझती हैं रुकावटें हों। हमारे पास इस विषय पर काफी विस्तृत नोट्स है और कुछ शोध सामग्री भी है, और हमारा मकसद है इन तकनीकों के पीछे की जो सरलता है या चतुराई कह लीजिए, उसको उजागर करना। कभी सोचा है ऊंची नीची जमीन हो या घना जंगल, उसके पार भी एकदम सीधी रेखा कैसे खींची जाती होगी? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आप जानेंगे कि कैसे कुछ बेहद साधारण दिखने वाले औजार बड़े काम के होते हैं और कैसे सर्वेक्षक मुश्किल हालातों में भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपकरण से, सिंपल क्लिनोमीटर। सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये क्या करता है और इसकी क्या खासियत है? कहते हैं, सोचिए जैसे हम कागज पर कोण नापने के लिए वो डी या प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। क्लिनोमीटर मैदान में समझिए वही काम करता है। इसकी बनावट भी दिलचस्प है। ये एक अर्धवृत्ताकार धातु या लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसके केंद्र से एक साहुल यानी प्लम बॉब वो धागे से लटका रहता है। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। जब आप क्लिनोमीटर के सीधे किनारे को ढलान वाली जमीन पर रखते हैं तो वो साहुल वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से सीधा नीचे की ओर यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लटकता है। अच्छा, तो ये साहुल की सीधाई ही हमें कोण बताती है? मतलब कैसे? हाँ बिल्कुल। देखिए, साहुल की डोरी और क्लिनोमीटर का जो ऊर्ध्वाधर किनारा है ना, उनके बीच जो कोण बनता है वो गणितीय रूप से जमीन की ढलान और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा के बीच बनने वाले कोण के ठीक बराबर होता है। वही जमीन के ढलान का कोण होता है। मान लीजिए साहुल 35 डिग्री दिखा रहा है, तो ढलान 35 डिग्री है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत सरल और प्रभावशाली है। मतलब गुरुत्वाकर्षण को ही रेफरेंस पॉइंट बना लिया कोण नापने के लिए। कमाल है। क्या ये बहुत सटीक होता है या इसका इस्तेमाल शुरुआती कामों में ज्यादा होता है? हाँ, ये त्वरित माप और शुरुआती सर्वे के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर जहां बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत ना हो, जैसे मिट्टी के काम या सड़क के शुरुआती अलाइनमेंट में ढलान का अंदाजा लगाने के लिए। जाहिर है, थियोडोलाइट जैसे ज्यादा जटिल उपकरण ज्यादा सटीक माप देते हैं, लेकिन क्लिनोमीटर अपनी सादगी और आसानी से इस्तेमाल की वजह से आज भी मतलब प्रासंगिक है। इसमें देखने के लिए 2 वेन्स या पत्तियां भी लगी होती हैं ताकि नजर टिकाकर लाइन ऑफ साइट बनाई जा सके। समझ गई। अच्छा, अब अगले औजार पर आते हैं, जिसका नाम है लाइन रेंजर। हमने पिछली बार रेंजिंग रॉड की बात की थी, वो जो झंडी जैसी होती है। हाँ, जो सर्वे लाइन पर बिंदुओं को जमीन पर गाड़कर निशान लगाने के काम आती है। तो फिर ये लाइन रेंजर क्या अलग करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं थोड़ा भ्रम हो सकता है। देखिए, रेंजिंग रॉड तो सिर्फ एक निशान है, एक झंडी है। हाँ, लेकिन लाइन रेंजर वो उपकरण है जिसकी मदद से हम उस निशान को सही जगह पर लगाते हैं। यानी लाइन रेंजर का काम है 2 दूर के बिंदुओं, मान ले ए और बी, उनके बीच की सीधी रेखा पर किसी मध्यवर्ती बिंदु, मान ले सी, की सटीक जगह ढूंढना। अच्छा। जब जगह मिल जाए तब वहां रेंजिंग रॉड गाड़ दी जाती है। अच्छा, तो ये जगह ढूंढने वाला औजार है। इसकी बनावट कैसी होती है? नोट्स में कुछ प्रिज्म वगैरह का जिक्र है। हाँ, इसकी बनावट प्रकाश के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 2 समकोणीय समद्विबाहु त्रिकोणीय प्रिज्म होते हैं, यानी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। ये कांच के बने होते हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि इनके विकर्ण जो डायगोनल वाले फलक हैं, वो एक दूसरे को छूते हैं। इन विकर्ण वाले फलकों पर चांदी की पॉलिश की होती है, जिससे वे दर्पण या आईने की तरह काम करते हैं। सुनने में तो जटिल लग रहा है। ये काम कैसे करता है मैदान में? इस्तेमाल करने में ये उतना जटिल नहीं है। देखिए, मान लीजिए हमें ए और बी स्टेशनों के बीच एक मध्यवर्ती बिंदु सी खोजना है। अच्छा। सर्वेक्षक लाइन रेंजर को हाथ में पकड़कर अंदाजे से ए और बी के बीच खड़ा हो जाता है। हाँ। फिर वो लाइन रेंजर में बनी एक झिरी से देखता है। उसे एक ही समय में 2 छवियां दिखती हैं,
एक ऊपर वाले प्रिज्म से, दूसरी नीचे वाले प्रिज्म से। अच्छा। मान लीजिए उसे स्टेशन ए पर लगी रेंजिंग रॉड की छवि ऊपर दिख रही है और स्टेशन बी पर लगी रॉड की छवि नीचे। अब सर्वेक्षक खुद थोड़ा दाएं बाएं खिसकता है। वो तब तक अपनी जगह बदलता रहता है जब तक उसे लाइन रेंजर के अंदर ए और बी की रेंजिंग रॉड्स की छवियां परावर्तित होकर ठीक एक सीध में, एक के ऊपर एक। हाँ, ठीक एक के ऊपर एक, बिना किसी टूट फूट के दिखाई न देने लगे। जिस पल ये दोनों छवियां एकदम संरेखित मतलब अलाइंड हो जाती हैं, हाँ। ठीक उसी पल सर्वेक्षक समझ जाता है कि वो ए और बी को जोड़ने वाली सीधी काल्पनिक रेखा पर खड़ा है। बस वही मध्यवर्ती बिंदु सी की सही जगह है और वहां जमीन में रेंजिंग रॉड गाड़ दी जाती है। वाह, मतलब आंखों के धोखे का इस्तेमाल करके सीधी लाइन पकड़ लेना, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। लेकिन क्या ये हर बार आसानी से हो जाता है? हवा या मतलब हाथ कांपने से दिक्कत नहीं होती होगी? देखिए, अभ्यास से सटीकता आती है, लेकिन हाँ, बहुत तेज हवा या अस्थिर हाथ थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। फिर भी छोटी दूरियों के लिए ये काफी तेज और भरोसेमंद तरीका है। खासतौर पे जब दो लोग उपलब्ध ना हो तो एक अकेला सर्वेक्षक भी लाइन रेंजर से मध्यवर्ती बिंदु स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो लाइन रेंजर हमें मध्यवर्ती बिंदु ढूंढने में मदद करता है। अब आते हैं रेंजिंग करने के तरीकों पर। नोट्स बताते हैं कि इसके भी अलग अलग प्रकार हैं जो शायद हालात पर निर्भर करते होंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट रेंजिंग। ये क्या है? हाँ, डायरेक्ट रेंजिंग सबसे सीधा और क्या कहते हैं सरल तरीका है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मध्यवर्ती बिंदु सीधे अंतिम स्टेशनों को देखकर तय किए जाते हैं। इसकी बस एक ही शर्त है कि दोनों अंतिम स्टेशन, मान लीजिए ए और बी, एक दूसरे से साफ दिखाई देने चाहिए। अच्छा। और उन मध्यवर्ती बिंदुओं से भी जहां रेंजिंग रॉड लगानी है, ए और बी दोनों दिखने चाहिए, यानी बीच में कोई रुकावट ना हो और नजर बिल्कुल साफ हो। तो प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए ए और बी के बीच सी, डी, ई जैसे कई बिंदु लगाने हैं हमें। प्रक्रिया सीधी है। एक सर्वेक्षक स्टेशन ए पर खड़ा होकर रेंजिंग रॉड के ठीक पीछे से स्टेशन बी को देखता है। एक सहायक रेंजिंग रॉड लेकर अंदाजे से सी बिंदु पर खड़ा होता है। अवाला सर्वेक्षक हाथ के इशारों से दाएं या बाएं हटने के लिए सहायक को तब तक निर्देशित करता है जब तक सी की रॉड उसे ए और बी की सीध में नजर न आने लगे। अच्छा। लाइन रेंजर यहां भी मदद कर सकता है सी की सटीक स्थिति जल्दी ढूंढने में। एक बार सी स्थापित हो जाए, फिर इसी तरह डी, ई और बाकी बिंदु बी की तरफ बढ़ते हुए स्थापित किए जाते हैं। ये तो काफी तार्किक लगता है। नोट्स में प्लान और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के चित्र भी हैं जो इसे दर्शाते हैं। प्लान यानी ऊपर से देखने पर लाइन सीधी दिखेगी। बिल्कुल। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लंबाई के साथ बिंदुओं की स्थिति। हाँ, वही। ये सबसे आम तरीका है जब स्थितियां अनुकूल हों, यानी जमीन समतल हो और स्टेशन दिखाई दे रहे हों। लेकिन हमेशा स्थितियां इतनी आदर्श नहीं होती। बिल्कुल। क्या होता है जब स्टेशन ए और बी एक दूसरे को दिखाई ही ना दें? शायद बीच में कोई टीला आ गया हो, या कोई छोटी पहाड़ी हो, या फिर ए और बी इतने दूर हों कि नजर ही ना पहुंचे। हाँ, यहीं पर इनडायरेक्ट रेंजिंग या जिसे रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं, वो काम आती है। जैसा आपने कहा, ये तरीका तब अपनाया जाता है जब अंतिम स्टेशन एक दूसरे से अदृश्य हों, लेकिन उनके बीच की जमीन पर चलना फिरना संभव हो, यानी वो दुर्गम मतलब इनएक्सेसिबल ना हो। नोट्स में इसकी प्रक्रिया थोड़ी घुमावदार सी लग रही है, जिसमें दो लोग बार बार अपनी जगह बदलते हैं। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये होता कैसे है? हाँ, प्रक्रिया देखने में थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। सोचिए, दो सर्वेक्षक हैं, चेनमैन 1 और चेनमैन 2। वे अंदाजे से ए बी लाइन के पास खड़े हो जाते हैं, मान लीजिए C1 और D1 बिंदुओं पर। उन्हें ऐसी जगह खड़ा होना है कि C1 से D1 और स्टेशन B दिखें और D1 से C1 और स्टेशन A दिखें। अच्छा। लेकिन C1 से A न दिखे और D1 से B न दिखे, क्योंकि बीच में कोई रुकावट है। अब खेल शुरू होता है आपसी निर्देशन का। पहले C1 वाला चेनमैन D1 वाले को इशारे से तब तक सरकाता है जब तक D1 बिंदु C1 और स्टेशन B की सीध में ना आ जाए। ठीक है। मान लीजिए D1 खिसककर D2 पर आ गया। अब बारी D2 वाले की। वो C1 वाले को इशारे से तब तक सरकाता है जब तक C1 बिंदु D2 और स्टेशन A की सीध में ना आ जाए। मान लीजिए C1 खिसककर C2 पर आ गया। अच्छा, ये अदला बदली चलती रहती है। हाँ, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। C2 वाला D2 को अपनी ओर B की सीध में लाता है, मान लीजिए D3 पर। फिर D3 वाला C2 को अपनी ओर A की सीध में लाता है, मान लीजिए C3 पर। हर बार वे लाइन AB के और करीब आते जाते हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह से ट्यूनिंग जैसा है। दोनों एक दूसरे को बारी बारी से एडजस्ट कर रहे हैं जब तक कि दोनों सही लाइन पर ना आ जाए। बिल्कुल सही। आप इसे ट्यूनिंग या क्रमिक सुधार इटरेशन कह सकते हैं। ये तब तक चलता है जब तक एक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जब सी वाला देखे तो डी और बी एक सीध में हो, और उसी समय डी वाला देखे तो सी और ए एक सीध में हो। जिस क्षण ऐसा होता है, समझ लीजिए कि सी और डी दोनों बिंदु वास्तविक सर्वे लाइन ए बी पर आ चुके हैं। इस तरह बिना ए और डी को एक दूसरे से देखे ही उनके बीच की लाइन पर मध्यवर्ती बिंदु स्थापित हो जाते हैं। ये तो वाकई बहुत ही चतुर तरीका है। इसमें समय तो लगता होगा पर काम हो जाता है। क्या इसमें गलतियों की गुंजाइश रहती है? थोड़ी बहुत मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन बार बार दोहराने मतलब इटरेशन से ये गलतियां कम होती जाती हैं। सावधानी से किया जाए तो एक काफी सटीक तरीका है उन परिस्थितियों के लिए जहां डायरेक्ट रेंजिंग संभव नहीं है। चलिए अब एक और मुश्किल स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए स्टेशन ए और बी के बीच की जमीन ही ऐसी है जहां जाया नहीं जा सकता, जैसे कोई दलदल हो या बहुत घनी झाड़ियां हो या फिर कोई नदी बह रही हो। यहां तो इनडायरेक्ट रेंजिंग भी काम नहीं करेगी क्योंकि चेनमैन बीच में जा ही नहीं सकते। तब क्या? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए सर्वेक्षकों के पास एक और तरीका है जिसे कहते हैं रैंडम लाइन रेंजिंग। जैसा आपने बताया, ये तब इस्तेमाल होता है जब मुख्य सर्वे लाइन ए बी किसी दुर्गम यानी इनएक्सेसिबल क्षेत्र से गुजर रही हो। यहां चुनौती यह है कि आप लाइन पर चल ही नहीं सकते। तो इसमें क्या तिकड़म लगाई जाती है, मतलब कैसे करते हैं? यहां हम एक सहायक या कह लीजिए प्रॉक्सी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन ए से बी की अंदाजन दिशा में उस दुर्गम क्षेत्र के किनारे किनारे एक सीधी रेखा खींची जाती है। मान लीजिए ए बी। अच्छा, बगल से एक लाइन। हाँ, ये रैंडम लाइन ए बी ऐसी जगह बनाई जाती है जहां आसानी से चला जा सके और माप लिया जा सके। ठीक है, तो एक बगल से निकलने वाली लाइन बना ली। फिर इस रैंडम लाइन ए बी डैश का अंतिम बिंदु बी डैश ऐसी जगह चुना जाता है जहां से हमारा मुख्य स्टेशन बी साफ दिखाई दे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कोशिश की जाती है कि बी डैश से बी को मिलाने वाली रेखा बी डैश बी हमारी रैंडम लाइन ए बी डैश पर लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाए। फिर हम चेन या टेप से रैंडम लाइन ए बी डैश की लंबाई और इस लंबवत दूरी बी डैश बी, जिसे ऑफसेट कहते हैं, उसको नाप लेते हैं। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जैसा बन गया ए बी डैश बी। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। अब अगला कदम है इस रैंडम लाइन ए बी डैश पर डायरेक्ट रेंजिंग से कुछ मध्यवर्ती बिंदु जैसे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश स्थापित करना और स्टेशन ए से उनकी दूरियां AP1 डैश, AP2 डैश ये सब नाप लेना। ठीक है। ये सब काम तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ए बी डैश लाइन पहुंच योग्य है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें बिंदु तो असली लाइन ए बी पर चाहिए ना, न कि इस रैंडम लाइन ए बी डैश पर। वो कैसे मिलेंगे? यहीं पर ज्योमेट्री हमारी मदद करती है, खासकर समरूप त्रिभुजों सिमिलर ट्रायंगल्स का सिद्धांत। जरा कल्पना करें, रैंडम लाइन पर एक बिंदु है P1 डैश और असली लाइन AB पर ठीक उसके सामने मतलब लंबवत दूरी पर हमें बिंदु P1 चाहिए। हाँ। अब दो त्रिभुज देखिए, छोटा त्रिभुज AP1 डैश P1 और बड़ा त्रिभुज AB डैश B। ये दोनों त्रिभुज समरूप यानी सिमिलर होते हैं। अच्छा, सिमिलर होते हैं। हाँ, और समरूप त्रिभुजों की खासियत होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात रेशियो बराबर होता है, यानी AP1 P1 AB BB इक्वल्स AP1 BB। अरे वाह! और चूंकि हमने AB डैश BB और AP1 डैश को नाप लिया है, तो हम इस समीकरण से P1 P1 की दूरी निकाल सकते हैं। P1 P1 इक्वल्स AP1 डैश BB AB डैश, है ना? बिल्कुल। तो हमें पता चल गया कि रैंडम लाइन पर स्थित बिंदु P1 डैश से कितनी दूरी पर P1 P1 दूरी पर और किस दिशा में AB पर 90 डिग्री के कोण पर हमें असली लाइन AB का बिंदु P1 मिलेगा। अच्छा। हम किसी क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर जैसे उपकरण से 90 डिग्री का कोण बनाकर ये P1 P1 दूरी नापते हैं और बिंदु P1 को जमीन पर स्थापित कर देते हैं। यही प्रक्रिया P2 डैश, P3 डैश वगैरह के लिए दोहराई जाती है। ये तो कमाल का समाधान है। मतलब एक समानांतर लाइन बनाकर और थोड़ी सी गणित लगाकर हम एक अनदेखी या दुर्गम लाइन पर भी सटीक बिंदु खोज सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, अगर हमें सिर्फ A और B के बीच की दूरी चाहिए होती तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से AB डैश और B डैश B की मदद से AB की लंबाई नहीं निकाल सकते थे?
इन मध्यवर्ती बिंदुओं P1, P2 को स्थापित करने की क्या जरूरत है फिर? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, सिर्फ लंबाई पता करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय काम आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन सर्वे का मकसद अक्सर सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानना नहीं होता। अच्छा। मुख्य सर्वे लाइन एक आधार रेखा, एक बेस लाइन की तरह काम करती है, जिससे आसपास की अन्य चीजों जैसे कोई इमारत है, पेड़ है, खेत की मेड़ है, नदी का किनारा है, उनकी स्थिति नापी जाती है। हाँ, सही। ये नाप अक्सर मुख्य लाइन से लंबवत दूरियां, जिन्हें ऑफसेट कहते हैं, वो लेकर किए जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मुख्य लाइन पर मध्यवर्ती बिंदु P1, P2, P3 आदि स्थापित हों, ताकि उनसे ये ऑफसेट लिए जा सकें। अच्छा, ऑफसेट लेने के लिए। हाँ, जैसा कि स्रोत सामग्री में वो नदी वाले उदाहरण की बात थी कि मुख्य लाइन नदी के बीच से क्यों नहीं ले जाते। हाँ हाँ। इसीलिए क्योंकि नदी के बीच खड़े होकर आप किनारों पर मौजूद चीजों के ऑफसेट कैसे लेंगे, संभव नहीं है। इसलिए रैंडम लाइन जैसी विधि अपनाकर किनारे पर एक पहुंच योग्य लाइन बनाते हैं और उससे गणना करके अदृश्य मुख्य लाइन पर बिंदु स्थापित करते हैं, ताकि आगे का विस्तृत नक्शा बनाने का काम हो सके। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे सिंपल क्लिनोमीटर गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके ढलान बताता है। लाइन रेंजर प्रकाश के परावर्तन से सीधी रेखा पर बिंदु ढूंढता है और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रैंडम लाइन रेंजिंग जैसी तकनीकें सर्वेक्षकों को अलग अलग तरह की बाधाओं से, चाहे वो दृश्यता की हो या पहुंच की, निपटने में मदद करती हैं। ये सब दिखाता है कि जमीन को नापने और दुनिया का नक्शा बनाने के पीछे कितनी सरलता, चतुराई और समस्या समाधान का नजरिया छिपा है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, रेखाएं स्थापित करने और कोण मापने के ये बुनियादी सिद्धांत, जो शायद सदियों पहले विकसित हुए, आज भी जीपीएस, टोटल स्टेशन और लेजर स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के मूल में कहीं न कहीं मौजूद हैं। ये तो है। क्या इन बुनियादी बातों की गहरी समझ हमें आज के जटिल उपकरणों से मिलने वाले डेटा को बेहतर ढंग से समझने, उसकी सीमाओं को पहचानने और शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद नहीं करती? बहुत ही दिलचस्प सवाल है, सोचने के लिए। बिल्कुल करती होगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगले सत्र तक खोजते रहें, सीखते रहें।